नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र और हम 2025 विदा हो रहा है और आज 29 दिसंबर है मित्रों। मात्र 2 दिन शेष हैं। हम 2025 के बारे में चर्चा करेंगे कि 2025 धम्म लिपि के हिसाब से धम्म लिपि के मायने में यह वर्ष कैसा रहा। दोस्तों, 2025 में धम्म लिपि पब्लिकेशन के द्वारा लगभग 10 किताबें पब्लिश की और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 2025 की यह रही कि सांची दानंग है। सांची दानंग का इनलार्ज इंस्क्रिप्शन आया और इस इंस्क्रिप्शन में, इस इनलार्ज मल्टी कलर इस एडिशन में बहुत सी चीज़ें आपको नई देखने को मिली। आपको जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे रूबरू हुए और इसी के साथ में 2025 आपको भगवत दानंग जैसी महत्वपूर्ण कृति से भी आपके समक्ष में आपको रूबरू कराया। बहुत महत्वपूर्ण कृति यह जो भरूच के स्तूप है, उस स्तूप पर उत्कीर्ण जितने भी शिलालेख हैं, जहाँ 7 भागवतों के भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर भागवत दानंग का नामकरण हुआ। और दोस्तों, जो धम्मलिपि डिक्शनरी है, इसका भी सेकंड एडिशन 2025 में आया और ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण, सुखद, ये तीनों किताबें हार्ड बाउंड में है। और इसके अलावा दोस्तों, इनका पेपर बैक जो संस्करण है वह भी आपके सामने उपलब्ध है। ये डिक्शनरी है, ये कंसाई सांची दानंग है और यह भगवत दानंग है। इस तरह से जो धम्मलिपि का जो लेखन है वो 2025 में परिपक्वता की ओर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। 2025 में ही आपको आचरण से संबंधित, विनय से संबंधित सिंह विनय आपको देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर। ऊपर आप देख रहे हैं सिंहाय, सिंहाय सिंह या सिंहाय, सिंहाय, ये ऑलरेडी पहले से यह नाम होते थे और यह नामकरण आपके पुरखों के आपके पुरखे अपने संतानों को रखा करते थे। साल के जाते जाते चपड़ घाट जैसी कृति भी पब्लिश हुई दोस्तों। इसमें 4 जिले, इसमें सुप्री, दतिया, राजगढ़ और अशोकनगर के शिलालेखों को और स्तूप और महाप्यारों को शामिल किया गया। इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख दोस्तों। यह जो शिलालेख है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शिलालेख चुड़ैल छाछ में प्राप्त हुआ। चुड़ैल छाछ राष्ट्रीय मानव उद्यान सुपुरी के अंतर्गत एक स्थान है, चुड़ैल छाछ वहाँ प्राप्त हुआ। साल के जाते जाते सारू मारू के ऊपर भी एक पतली सी कृति आपको देखने को पढ़ने को मिली। इस तरह आप देखेंगे 2025 धम्मलिपि साहित्य के हिसाब से एक समृद्ध साल रहा और 2024 से आप देखेंगे 2 वर्ष में मैंने धम्मलिपि पर गहन शोध और अधिक से अधिक समय देने की कोशिश की है। लगभग मैं 2 साल से, विगत 2 वर्ष से कहें, लगभग 5 से अधिक घंटे एक दिन में, कहे तो कभी कभी 7 और 8, कभी कभी 10 घंटे भी मैंने इस लिपि पर गहन शोध करने के लिए दिए और इसी का परिणाम रहा। खासकर जो अवकाश रहा, अवकाश का भरपूर प्रयोग किया और लगभग काफ़ी अधिक समय, जो समय मुझे बचता है, जो समय मेरे पास सुबह और रात्रि में मुझे मिलता है, उस समय को मैंने भरपूर उपयोग किया और एक ग्रंथ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम इसमें लगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब धम्मलिपि का जो साहित्य है, जो सृजनशीलता के लिए हमें आवश्यक पुस्तकें चाहिए होती हैं, जो सृजनशीलता के लिए सीखने के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए होती है, वो धम्मलिपि का अब सामग्री हमारे बीच उपलब्ध है। और ये
न केवल हमारे देश में बल्कि विदेश में भी धम्म लिपि का साहित्य भारत भूमि की जो श्रेष्ठता थी, हमारे पुरखों की जो लिपिकीय श्रेष्ठता थी, जो भाषाई श्रेष्ठता थी, जो ज्ञान की श्रेष्ठता थी, वो पुनः न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसको साहित्य को खूब पढ़ा जा रहा है, इसका महत्व समझा जा रहा है और इसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। जो धम्मलिपि डिक्शनरी दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट ही मेरे पास आई है। तो पहले का जो एडिशन था उससे लगभग 32 पेज इसमें ज़्यादा है और इसमें खासकर जो सा है, सा शा शा, इस पर विशेष इसमें एक टॉपिक भी हमने जोड़ा है कि जो सा है, जिन लोगों के पास पुरानी डिक्शनरी होगी वो संपर्क करिए, इसकी हम पीडीएफ आपको भेज देंगे इस चैप्टर की। इसमें एक्चुअली बहुत से विद्वानों ने कहा कि जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में संस्कृत के शब्द हैं और मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं, नकारता हूं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में एक भी शब्द संस्कृत का नहीं है। सम्राट अशोक का शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है, पाली के कुछ एक शब्द हैं या कुछ एक शब्द हाइब्रिड प्राकृतिक के हैं। एक शब्द में यहाँ पर लूंगा जो सा से बनते हैं, यहाँ पर कई शब्द मैंने यहाँ पे लिए कई शिलालेखों से। सव पाषंड, सव, सा और वा, सा को तीनों प्रकार से इन शिलालेखों में लिखा गया है, सव, शव, शव। लेकिन वर्तमान में जो शव है, सव मतलब सर्व हो गया, सब, और शव जो है वो शव का अर्थ है डेड बॉडी। जो वर्तमान में यदि आज उसको अपभ्रंशन करेंगे तो शव अर्थात डेड बॉडी, उसी शव से सर्व बना, सर्व अलग और शव अलग प्रयुक्त हुआ है। लेकिन वहां जिस शिलालेखों में जो शव शव जो प्रयुक्त हुआ है वो ऑल के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो तीन सा है, सब पाषंडंग या ऐसो, पियदर्शी, पियदर्शी में पियदर्शी जो शब्द है, उसके अलावा पियदर्शी, इस तरह के शब्द भी यहाँ प्रचलन में देखने को मिलते हैं। लेकिन आप इसको गहराई से देखेंगे, इन सब का अर्थ केवल सा है। इसमें तीनों प्रकार के जो शाह हैं जो संस्कृत में देखने को मिलते हैं वो प्राकृतिक केवल सा है, उसी प्रकार से उसका उपयोग किया गया है। यहाँ पर जो वर्तमान में जो शा है उसका अर्थ जो अलग अलग है, उस प्रकार से अलग अर्थ में, भिन्न अर्थ में, शब्दों में भिन्न प्रयोग होते हैं, वैसा प्रयोग नहीं किया गया। एक्चुअली जो धम्मलिपि का रचना संसार है, धम्मलिपिकार होने के नाते हम इसे पुनः परिवर्तन कहते हैं, धम्मलिपि का पुनः परिवर्तन। और पुनः परिवर्तन यह आम जनता के लिए है, आम लोगों के लिए, आम जन के लिए। आम जन जो हमारी पुरखी लिपि है, जो प्राचीन हमारे लेखक है, लिपिकार हैं, जो राजा हैं, जो देवता हैं, देव है, देव अर्थात राजा, देवता अर्थात राजा, देवता के बहुत शिलालेख भी आपको देखने को मिलते हैं, खासकर भरूच पर देखने को मिलते हैं। इनका अर्थ है राजा। देवी के शिलालेख भी मिलते हैं, देवी के अर्थ रानी। जिस प्रकार से शिलालेख मिलते हैं हमें, उन शिलालेखों को हम अब बड़े गहराई से उनको पढ़ने की आवश्यकता है। उन्हें, उनके शब्दावली, उनके वाक्यांश, उनके जो शब्द विन्यास है, वाक्य विन्यास है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, जिससे हम हमारे पुरखों की एक वैज्ञानिक स्वरूप की जो लिपि है धम्मलिपि, उसको पुनः जीवित कर सकें और धम्मलिपि का पुनः परिवर्तन कर सकें। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि धम्मलिपि की एक पुस्तकें जो है ये ज़रूर पढ़िए। जो पेपरबैक का संस्करण है ये आपको सस्ता उपलब्ध है, ये मात्र 350 रुपये की किताब है। सांचीदाने 350 की और 300 रुपये की, इस पर कंसेशन भी पब्लिकेशन देता है।
पब्लिकेशन आप संपर्क करेंगे तो कंसेशन भी मिलेगा आपको। जो डिक्शनरी है आपका हार्ड बाउंड, जो तीनों बुक्स है ये विशेष प्रकार की बुक्स है, मल्टी कलर की हैं। इनमें 2 किताब है, ये मल्टी कलर में है। और साचीदानंद, ये हमारे लाइब्रेरी के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज से 25 साल पहले, 50 साल बाद आपकी पीढ़ियाँ आपको जब देखेंगी कि हमारे पुरखों ने लिपि विकास में अहम योगदान दिया, लिपि सीखने में अहम योगदान दिया, तब आपको और आपकी पीढ़ियों को गर्व महसूस होगा। न केवल ये तीनों किताबें दोस्तों, बल्कि जो पेपर बैक एडिशन है, जो सस्ता एडिशन है, यह भी पढ़ने के लिए आप ले सकते हैं। इसमें जो बहुत पतली किताब है, सारू मारू, चपड़ घाट, सिंह विनय, इसके अलावा भी दोस्तों धम्म लिपि और पाली व्याकरण, पूर्व की भी और किताबें हैं दोस्तों, जैसे इसमें कितने भारत, ये सारी किताबें, नई कौपलें, मधुमासगंज और भी किताबें हैं दोस्तों। आप पढ़िए, इनको समझिए और 2025 को धम्म लिपि को समर्पित यह वर्ष, मैं मानता हूँ भविष्य में धम्म लिपि की नींव प्रशस्त करेगा और धम्म लिपि के साहित्य को समृद्ध करेगा। धम्म लिपि के साहित्य से आम जन को, आम जनता को लाभान्वित करेगा। न केवल आम जनता बल्कि जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, जो भाषाविद हैं, वह भी धम्म लिपि से ज्ञान लेते हुए बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और धम्म लिपि को आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे। आत्म जो शब्द है, एक्चुअली जो धम्म लिपि मिलता है वो हमें आत्म मिलता है। यह हमें स्वर्ग शब्द भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, या श्री भी मिलता है, श्री महाव्यारे। तो बहुत से शब्द जो आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि ये शब्द बाहर का या भ्रंशित है, एक्चुअली बहुत से शब्द प्राकृतिक भाषा के हैं, कालांतर में अन्य भाषाओं ने ग्रहण किए और वो इतने रच बस गए उन भाषाओं में कि वो आपको लगता है ये शब्द भाषा विशेष के हैं। जबकि बहुत से शब्द जो पाली के हैं, प्राकृतिक के हैं, आज भी उन भाषाओं में है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। पुलिस शब्द, युता शब्द, रज्जू का, तो कई शब्द हैं जो हमें पाली और प्राकृतिक में देखने को मिलते हैं। लिपिकार, लेखक, चपड़, चाणक्य, कई शब्द हैं। चाणक्य का शिलालेख आपको सांची के स्तूप क्रमांक 2 पर भी देखने को मिलता है। कई चीज़ें हैं इन शिलालेखों में आपको देखने को मिली, पढ़ने को मिली। और यदि आप इच्छुक हैं, वाकई आप एक ठोस बदलाव चाहते हैं, भाषाई स्तर में बदलाव चाहते हैं, लिपिकीय स्तर में बदलाव चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोस्तों आपको चाहिए कि आप धम्म लिपि को अवश्य पढ़ें, इसका प्रचार प्रसार करें, इसका विकास करें, इसे बच्चों को सिखाएं, अपने घर में बुजुर्गों को सिखाएं और एक ऐसी भाषा, ऐसी लिपि आप अपने समाज में विकसित कर लें जिस पर आपको गर्व हो कि आपके पुरखों की पुश्तैनी वैज्ञानिक पुरखी लिपि है, जिस लिपि ने न केवल भारतवर्ष की बल्कि एशिया महाद्वीप की कई भाषाओं को लिपि दी है। और भाषा को लिपि देना अर्थात भाषा को जान देना, भाषा के साहित्य को, भाषा के ज्ञान को कई पीढ़ियों तक संप्रेषण करना, कई पीढ़ियों तक उसको सुरक्षित रखना। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके पुरखे लगभग 2300 साल पहले करके गए हैं। इस लिपि को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। आप सभी मित्रों से विनती है, धम्म लिपि को जरूर पढ़ें, उसको सीखें और एक अलग बुनियाद, एक अलग सांस्कृतिक बुनियाद, एक आर्कोलॉजिकल हेरिटेज, एक आर्कोलॉजिकल इंटेलिजेंस
के माध्यम से आप अपनी अलग छवि समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं और एक माध्यम है जिससे आप वाकई अपने आप को एक गौरवान्वित, एक श्रेष्ठ सोपान पर स्थापित कर सकते हैं। जैसे पुरखों ने 2300 साल पहले अपने आप को, राष्ट्र को भी अग्र सोपान पर, एक श्रेष्ठ सोपान पर स्थापित किया था। आप भी लिपि, भाषा और धर्म के माध्यम से अपने आप को पुनः उसी श्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।